हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अभिक्रिया की कोटि। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने दर समीकरण और दर स्थिरांक या वेग समीकरण, वेग स्थिरांक, इसके बारे में पढ़ा था। तो आज स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लिखने के लिए आपको दर समीकरण के बारे में पता होना चाहिए कि किसी भी रासायनिक समीकरण के लिए वेग समीकरण किस प्रकार लिखा जाता है। तो वेग समीकरण जैसे मानो कोई क्रिया है A प्लस B A प्लस A B प्लस B, इससे प्रोडक्ट क्या बना C D प्लस D। ये क्या हो गया? ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। यानी इस अभिक्रिया में क्या है, अभिकारक A का जो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है वो स्मॉल a है, अभिकारक B का स्टोइकोमेट्रिक गुणांक स्मॉल b, अभिकारक C का स्टोइकोमेट्रिक गुणांक स्मॉल c और स्मॉल कैपिटल D प्रोडक्ट का स्टोइकोमेट्रिक गुणांक स्मॉल d हो गया। तो इसके लिए अगर हम रेट लाकर लिखते हैं तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू B। पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी, A और B ना लिख करके हम क्या लिखते हैं P और Q। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा K A की पावर P B की पावर Q। यानी यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक गुणांक A और B है, लेकिन अभिक्रिया का जो वेग नियम है या दर समीकरण है इसमें P और Q को लिया गया है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर जो है जो अभिक्रिया की जो दर है वो P और Q सांद्रता पर निर्भर करती है। A और B की P और Q सांद्रता पर डिपेंड कर रही है। यानी जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपने 10 मॉलिक्यूल यहाँ पे लिए, अगर इसके भी 10 लोग इसके पार्टिसिपेट कर रहे हैं अभिक्रिया के वेग के निर्धारण में, यहाँ आपने 10 लिए 20 लिए हैं तो जरूरी नहीं इसके 20 यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हों। हो सकता है 20 में से 5 पार्टिसिपेट कर रहे हों या कोई नंबर उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हो। ये तो हम चेंज भी कर सकते हैं। स्टोइकोमेट्रिक गुणांक तो क्या है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं रिएक्शन को लिखूँ N2 प्लस 3H2 gives 2NH3, तो इस अभिक्रिया में स्टोइकोमेट्रिक गुणांक कितना है, इसका 1 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। अगर हम इसको चेंज कर दें, यहाँ पे 2 कर लूँ, यहाँ पे 6 कर लूँ, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, 4NH3। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टोइकोमेट्रिक गुणांक क्या है, ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन अगर रेट लाकर हम लिखते हैं तो यहाँ पर अभिकारक की जो सांद्रता आती है ये परिवर्तित नहीं होती। नेक्स्ट इसमें तो यहाँ पर जो P और Q ये क्या हो गया, अभिक्रिया की कोटि हो गई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट A क्या हो गया P, यानी A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या हो गई P। इसी तरह से B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी Q। A के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि कितनी हो गई P हो गई और B के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि कितनी हो गई Q हो गई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P प्लस Q। तो क्या है, ये जो रेट मिला है पूरा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये पूरा का पूरा जो है प्रयोगों पर आधारित है, प्रयोग के द्वारा निकाला गया है। थ्योरेटिकल में इसको नहीं निकाल सकते। थ्योरेटिकल में स्टोइकोमेट्रिक गुणांक बता सकते हैं, लेकिन ये P और Q क्या है पूरा का पूरा एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया और उस आधार पे ये देखा गया कि इस अभिक्रिया के लिए इसके P सांद्रता का परिवर्तन हो रहा है और B की Q सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ। तो समय के सापेक्ष
जितना यह परिवर्तन होगा वो क्या होगी, इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई, यानी अक्रिया कोटि बराबर क्या हो गया, P प्लस Q। डेफिनेशन देखिए क्या हो जाएगी, ये क्या हो गई हमारी वेग समीकरण हो गई। तो किसी वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों का कुल योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। फिर एक बार देखिएगा, अभिक्रिया कोटि डेफिनेशन तो क्या हो जाएगी, बहुत इजी है, यानी किसी वेग समीकरण में सांद्रता पदों की घातों का कुल योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इज दैट क्लियर? यानी अगर हमें कोई वेग समीकरण दी हुई है तो उस वेग समीकरण के आधार पर, दर समीकरण के आधार पर अभिक्रिया की कोटि लिखी जा सकती है। क्या करना है, जो यहाँ पर स्टैशनरी वेग समीकरण में जो सांद्रता पद की जो घात होगी उसको क्या करना, आपको योग कर देना, टोटल कर देना है, और वही क्या हो जाती है, अभिक्रिया की कोटि हो जाती है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, यानी किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग या दर या रेट को निर्धारित करती है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। देखिएगा, यानी कोई रासायनिक समीकरण हो रही है तो इसमें भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या क्या हो गई, ए के अभिकारी अणु कितने हो गए, P ले लिए मैंने, और B के Q। तो किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के दर या वेग का निर्धारण करती है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इज दैट क्लियर? ये पूरा का पूरा क्या है, एक्सपेरिमेंटल है। आप किसी भी रिएक्शन को देख करके आप नहीं बता सकते हैं कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगा, यानी पूरा प्रयोग किया जाता है और प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया गया कि इसके इतने अणु से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके इतने अणु। जैसे अगर मैं कोई रिएक्शन लिख दूँ H2 + Cl2 गिव्स Cl2, H2 + Cl2 गिव्स 2HCl, तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 0 कोटि। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। पूरा पूरा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल है, प्रायोगिक है। यदि P + Q = 0 तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, अभिक्रिया 0 कोटि की होगी। इसी प्रकार अगर P + Q = 1 है तो इसे क्या बोलेंगे, प्रथम कोटि की क्रिया, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दो है तो इसे बोलेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। कोटि का मान जो है क्या क्या हो सकता है, कोई पूर्ण संख्या हो सकती है, धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक, शून्य हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अभिक्रिया की कोटि का मान जो है धनात्मक भी हो सकता है, कोई पूर्ण संख्या भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है 1/2, 3/2, इसके अलावा शून्य भी हो सकता है। नेक्स्ट
अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक k का मान भी क्या होगा, भिन्न भिन्न आता है। तो अभिक्रिया की कोटि की सहायता से क्या कर सकते हैं हम, किसी भी अभिक्रिया के लिए अगर हमें उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता है, अभिक्रिया की कोटि पता है, तो क्या कर सकते हैं, वेग स्थिरांक k का मान भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट यानी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक k का मात्रक। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रेट बराबर क्या होता है, k इंटू कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल n, वेयर n क्या है, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या है यहाँ पर, अभिक्रिया की कोटि है। अगर हमको शून्य कोटि की क्रिया, यदि n बराबर अगर 0 है, n बराबर 0, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से k, और कंसंट्रेशन की पावर सांद्रता की घात कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और किसी पावर अगर 0 है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। यहाँ से k का मात्रक किसके बराबर होगा, रेट के बराबर होगा। यानी रेट बराबर क्या हो गया, k हो गया। तो k का मात्रक यहाँ से क्या हो जाएगा, रेट का मात्रक क्या होता है, दर का मात्रक क्या है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, यानी इसकी यूनिट क्या हो गई, यूनिट ऑफ k क्या हो गई, यूनिट ऑफ k इक्वल टू हो गई मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ये क्या हो गई, शून्य कोटि की क्रिया के लिए k का मात्रक हो गया। इसी तरह से हम लोग सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर किसी के लिए निकाल सकते हैं। यदि क्या हो, यदि n बराबर 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए क्या हो जाएगा, r इक्वल टू k इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन जाएगा, k का मात्रक हमको निकालना है, रेट अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n। तो रेट कंसंट्रेशन सांद्रता की पावर यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 1, वैल्यू पुट कर दीजिएगा। रेट का मात्रक मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड, कंसंट्रेशन का मात्रक क्या हो गया, मोल प्रति लीटर, लीटर कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इस तरह से मोल कैंसिल हो जाएगा, लीटर से लीटर कैंसिल, क्या बचा, सेकेंड इनवर्स। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, किसी भी कोटि के लिए क्या कर सकते हैं, k का मात्रक निकाल सकते हैं। यानी जनरल इसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाता है, तो जनरल फॉर्मूला देखिए क्या बन जाएगा, तो देख क्या लोग बन जाएगा, ट्रिक क्या लोग बन जाती है इसकी, या तो आप क्या करें, प्रॉपर मैनर से निकालें, नहीं तो आपको फॉर्मूला लगना पड़ेगा। यूनिट ऑफ k इक्वल टू हो जाएगा मोल पर लीटर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। यानी यदि n बराबर 1 है या n बराबर 2 है, 1 और 2 के लिए हम लोग निकाल चुके, 0 1 के लिए निकाल चुके हैं ऑलरेडी। यानी अगर सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। तो k बराबर क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर 1 माइनस 2 इंटू सेकेंड इनवर्स। 1 माइनस 2 मीन्स इसको मोल प्रति लीटर पावर -1 इंटू सेकेंड इनवर्स। सॉल्व कीजिएगा इसे, क्या बन जाएगा, ये मोल इनवर्स, नीचे क्या है लीटर इनवर्स, तो यूनिट इसकी क्या बन जाएगी, लीटर, लीटर ऊपर पहुंच जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, मोल इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। इज दैट क्लियर। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, किसी भी कोटि के लिए, n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, अभिक्रिया कोटि के लिए वेग स्थिरांक k का मान जो है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, यानी अगर हमको किसी रिएक्शन के लिए रेट, कोई भी रिएक्शन हमें दे रखी है और उसकी अगर हमें वेग समीकरण या दर समीकरण हमको पता है, तो क्या कर सकते हैं, उसके लिए अभिक्रिया की कोटि भी निकाल सकते हैं।
जैसे एग्जाम्पल, एक रिएक्शन दे रखी है A प्लस बी से क्या बन रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, और इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ क्या है, रेट लॉ या दर नियम या दर समीकरण, रेट बराबर दिया हुआ है के ए की पावर 1 ए इंटू बी और बी की पावर 1/2। तो क्वेश्चन आता है कि एक समीकरण दे रखी है ए बी बी से क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। इस समीकरण के लिए दर नियम रेट बराबर के इंटू ए की पावर या 1 है, बी की पावर 1/2। अब पूछता है क्वेश्चन कि इस समीकरण की सहायता से या इस अभिक्रिया के लिए ए के सापेक्ष अभिक्रिया की दर क्या होगी। यानी आपको ए के सापेक्ष अभिक्रिया की दर बताना है, अभिक्रिया की कोटि बतानी है, और बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि बतानी है। पहला इसमें ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, ए के सापेक्ष कितना पावर कितनी है, कुछ नहीं तो 1 हो गई। इसी तरह से बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 1/2। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, यानी इस अभिक्रिया के लिए कुल कोटि कितनी हो जाएगी अभिक्रिया की, तो कुल अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी। क्या करेंगे, जो अभिकारकों की सांद्रता है, जहां इतनी पावर है, उसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। यानी अभिकारक ए की सांद्रता कितनी है, कितनी पावर है, यहाँ पर घात कितनी लगी हुई 1 और बी के ऊपर घात लगी 1/2, तो क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कुल कोटि का मान निकल आता है इस तरह से। अभिक्रिया की कोटि बराबर कितना हो जाएगा, यानी ए के सापेक्ष कितनी है 1, बी के सापेक्ष कितना है 1/2, 1 इंटू 1/2, 1 इंटू 1/2 या 1.5 क्या हो गया, इस अभिक्रिया का कुल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। इस अभिक्रिया की कुल जो कोटि हो गई वो कितनी हो गई, 1.5 हो गई। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। जिस तरह प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अभिक्रिया की कोटि के बारे में पढ़ा था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में इससे 2 या 3 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी रेट ला दिया होता है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ लेता है, या आपको वेग स्थिरांक के की यूनिट दी हुई होगी और उस वेग स्थिरांक के की सहायता से, उस यूनिट की सहायता से क्या है, आप अभिक्रिया की कोटि बता सकते हैं। जैसे मान लिया क्वेश्चन आ जाए कि कोई रिएक्शन है, उसके लिए वेग स्थिरांक के का जो मात्रक है, के का मात्रक क्या है, सेकेंड इनवर्स, तो इस अभिक्रिया के लिए कोटि क्या होगी। आपको पता होना चाहिए कि अगर के का मात्रक सेकेंड इनवर्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर की होगी, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। इसी तरह से अगर के का मात्रक आपको दिया हुआ है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो हमको पता होना चाहिए कि जो मात्रक है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स किस कोटि के लिए है। ये जो है क्या हो जाता है, शून्य कोटि के लिए के का मात्रक होता है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, वेग स्थिरांक के मात्रक के आधार पर अभिक्रिया की कोटि को आप आसानी से बता सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन भी आ जाता है। नेक्स्ट, तो हम लोग बात करते हैं आज अभिक्रिया की आणविकता, यानी इसे कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मतलब क्या हुआ
यानी किसी रासायनिक क्रिया में जो अणु, परमाणु या आयन जो भाग लेते हैं उनकी आपको संख्या बतानी है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तो क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि केमिकल काइनेटिक्स में दो प्रकार की रिएक्शंस हम लोगों ने पीछे पढ़ी थी। एक होती है प्राथमिक अभिक्रियाएं, प्राथमिक अभिक्रियाएं, या इसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। दूसरी क्या होती हैं, जटिल अभिक्रियाएं। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं, यानी प्राथमिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, यानी ऐसी अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जो क्या होती हैं एक ही पद में पूर्ण हो जाती हैं। यानी सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती हैं, सबसे सिंपलेस्ट जो रिएक्शंस होती हैं, साधारण जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, प्राथमिक अभिक्रिया होती है। यानी क्या होगा, टेक प्लेस ओनली इन वन स्टेप, यानी ये अभिक्रिया क्या होगी, एक ही स्टेप में पूरी हो जाती है। टेक प्लेस इन वन स्टेप। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पद होते हैं, वे अभिक्रियाएं जो दो या दो से अधिक पदों में पूर्ण होती हैं, उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, जटिल अभिक्रिया कहते हैं या कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं। और केमिकल काइनेटिक्स में कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी हैं। तो इसमें ऐसी रिएक्शंस टेक प्लेस इन मोर देन वन स्टेप, यानी वे अभिक्रियाएं जो एक से अधिक पदों में पूर्ण होती हैं उन्हें कहते हैं जटिल अभिक्रियाएं। यानी ये जटिल अभिक्रियाएं होती हैं, इनमें क्या होता है, बहुत सारी एलिमेंट्री में रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी प्राथमिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो क्या होगा, इसमें जो है यानी आणविकता जो हम लोग टर्म हम लोग यूज करते हैं, अभिक्रिया की जो आणविकता का जो टर्म जो यूज किया जाता है वो किसके लिए है, सिर्फ प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए। यानी सभी रासायनिक अभिक्रियाओं की हम आणविकता ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, जो जटिल रिएक्शंस होती हैं, इन्हें बहुत सारी एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, बहुत सारी प्राथमिक पद इनमें होते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, एक का निकालिए तो बहुत सारा अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो ओवरऑल क्या कर सकते हैं हम, मॉलिक्यूलरिटी इसमें कैलकुलेट नहीं की जाती है। यानी टर्म मॉलिक्यूलरिटी है या आणविकता है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, ये जो है प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए ही है। इज दैट क्लियर? तो क्या देखिए, डेफिनेशन हो जाती है यहां से। डेफिनेशन क्या हो जाती है आणविकता की, और ये जो आणविकता का टर्म है यहाँ से, ये जो टक्कर सिद्धांत है उससे रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, यानी ऐसी प्राथमिक अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है, अणु, परमाणु या आयन कुछ भी हो सकते हैं जो एक साथ टकराते हैं और टकराकर क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। तो क्या करते हैं, उन अणु, परमाणु या आयन की संख्या को काउंट कर लेते हैं, वही क्या हो जाती है, इसकी आणविकता हो जाती है। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया की प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की जगह परमाणु या आयन भी हो सकते हैं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। तो लिख सकते हैं हम लोग, यानी किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की आणविकता
कहलाती है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। यानी किसी संतुलित रासायनिक क्रिया के प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। यहां पर अणु के स्थान पर परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? एक बार आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। आणविकता के आधार पर ये रिएक्शन कॉमनली 3 प्रकार की होती हैं, सामान्यतः 3 प्रकार की होती हैं। एक आणुक अपक्रिया, द्वयणुक अपक्रिया और त्रिअणुक अपक्रिया। तो सबसे पहले मोनोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें क्या होता है, सिर्फ एक अणु होगा। एक अणु क्या होगा, एक सिंगल अणु है और ये क्या करेगा, आपस में कोलाइड करेगा और क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक आणुक अपक्रिया। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम नाइट्राइड। अमोनियम नाइट्राइड का सिर्फ एक ही अणु है। क्या किया, इसको हीट किया, किसमें टूट जाएगा, ये N2+2H2। तो यहां पर देखिएगा एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। ये क्या है, एक प्राथमिक अपक्रिया है और ये क्या होती है, सिर्फ सिंगल स्टेप में ही पूर्ण हो जाती है। अमोनियम नाइट्राइड को आपने हीट किया, क्या बन गया, N2+2H2। तो यहाँ पर अमोनियम नाइट्राइड के कितने अणु भाग ले रहे हैं, यहाँ पर अमोनियम नाइट्राइड का सिर्फ एक ही अणु भाग ले रहा है, इसलिए इस अपक्रिया क्वांटिटी कितनी हो गई, एक होगी। ठीक है। और ऐसी रिएक्शंस क्या होती है, बहुत फास्ट होती हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी दूसरा तो अणु होगा नहीं जो टकराएंगे आपस में, कोई टाइम लैप्स होगा नहीं। रिएक्शन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, यानी अपक्रिया की जो दर होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो भी क्या होता है, वेरी फास्ट होता है। दूसरा पढ़ते हैं बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, द्विअणुक अभिक्रिया। मतलब क्या हुआ कि कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2 अणु। यानी ये 2 अणु क्या होंगे, आपस में एक साथ टकराएंगे। कंडीशन क्या है, यानी एक साथ साइमल्टेनियसली अणुओं का टकराना आवश्यक है। ये 2 अणु क्या करेंगे, आपस में टकराएंगे और क्या बना लेंगे, प्रोडक्ट बना लेंगे। तो इनके भी टकराने की संभावना है, भाई 2 ही तो हैं, इजीली आपके आपस में टकरा जाएंगे। अगर बहुत सारे अगर अणु होते हैं तो टकराने की संभावना क्या हो जाती है, वहाँ पे कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इजीली क्या होंगे, टकरा जाएंगे और क्या बना लेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट बना लेंगे। जैसे एग्जाम्पल हो गया H2+Cl2 gives 2H। यानी एक अणु क्या हो गया, H2 का हो गया, एक अणु क्या हो गया, Cl2 का हो गया, और ये दोनों अणु आपस में टकरा कर क्या बना लिए, 2HCl बनाए। इसका मतलब क्या हो गया, इसकी आणविकता कितनी हो गई, 2। इस अपक्रिया में एक अणु H2 का है, एक अणु Cl2 का है, इसलिए इसकी आणविकता कितनी हो गई, 2। सिर्फ 2 ही तो अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। नेक्स्ट सेम ट्राइमॉलिक्यूलर में कितना हो जाएगा, 3 अणु भाग लेंगे। यानी अगर क्या होगा, इस तरह से ये 3 अणु क्या करेंगे, आपस में टकराएंगे और क्या बना लेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। अब इनके जो टकराने की संभावना होती है, यानी एक साथ, कंडीशन क्या इसमें जुड़ी हुई है, यानी एक साथ टकराने की संभावना, यानी अणुओं का एक साथ टकराना इसमें क्या है, बहुत ही आवश्यक है। यानी इसमें एक साथ कितने अणु इसमें टकरा सकते हैं, 3 अणु इसमें एक साथ टकरा सकते हैं, लेकिन जो जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 1 थी या 2 थी, उसकी तुलना में क्या होती है, कुछ स्लो रिएक्शन होती है। तो इसमें कितना हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा 2NO2 + O2 क्या बन जाएगा, 2NO3। ठीक है ना। तो यहाँ पे आणविकता 2 कितनी हो गई, 2 अणु किसके हो गए, NO2 के हो गए, एक अणु किसका हो गया, O2 का हो गया। इस तरह से आणविकता कितनी हो गई, 3 हो गई। इज दैट क्लियर? आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट, अब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं
अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई ऐसे इस टाइप से कोई जो रिएक्शन तो लिखी हुई है 6A + 5B + 7C और इसमें क्या बना लिया, प्रोडक्ट बना। ये जो रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन क्या होगी, इसकी कोटि कितनी होगी, इसकी आणविकता कितनी होगी, इसका निर्धारण नहीं कर पाते हैं। ये जो अभिक्रिया की जो आणविकता है मुख्यतः एक अणुक, द्विअणुक और त्रिअणुक प्रकार की होती हैं। इससे अधिक प्रकार की रिएक्शन जो है वो संभव नहीं होती है, यानी प्राथमिक अभिक्रियाएं संभव नहीं होती हैं। रिएक्शन तो होती हैं, लेकिन वो रिएक्शन क्या होती हैं, वो रिएक्शन होती हैं जटिल अभिक्रियाएं होती हैं। और जटिल अभिक्रियाओं के लिए सेंसलेस है एक टर्म आणविकता, जैसे रिएक्शन में लिखी है 6A + 5B + 7C प्रोडक्ट बना। अब यहाँ पर कितने अणु भाग ले रहे हैं, 6 + 5 + 7 यानी 80 मॉलिक्यूल भाग रहे हैं। अब 18 अणु एक साथ टकराना शायद असंभव है, 18 अणु क्या होंगे एक साथ नहीं टकरा पाते हैं। इसीलिए क्या होती है, ये जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन मल्टी स्टेप में होती है। ये रिएक्शन क्या होगी, कई पदों में होगी। ये रिएक्शन एक पद में नहीं होगी, बाकी की जो एकाणु, द्विअणुक और त्रिअणुक वाली रिएक्शन होती है वो क्या हो जाती है, एक ही पद में कंप्लीट हो जाती है, एक में कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए जटिल अभिक्रियाओं के लिए आणविकता का टर्म जो है वो सही नहीं है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है इसमें अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में क्या अंतर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, या अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर बताइए। इज दैट क्लियर? तुम लोग दोनों टर्म पढ़ चुके हैं कि अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। चलिए तो एक तरफ लिखते हैं अभिक्रिया की कोटि, पहले लिखते हैं, और एक तरफ लिखते हैं आणविकता। कोटि में क्या होगा, नंबर 1 सबसे पहला जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अभिक्रिया की जो कोटि है ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल है, यानी प्रयोगों पर आधारित है। और अभिक्रिया की आणविकता क्या है, अभिक्रिया को हम देख करके उसकी आणविकता को बता सकते हैं। मतलब क्या हुआ, थ्योरेटिकल पोर्शन है, यानी थ्योरी के आधार पर क्या कर सकते हैं, सैद्धांतिक आधार पर क्या कर सकते हैं, हम अभिक्रिया की आणविकता को बता सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, यानी किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है, या दर समीकरण में या वेग समीकरण में सांद्रता पदों की घातों का योग लिख सकते हैं। वेग समीकरण में सांद्रता पदों की घातों का कुल योग क्या कहलाएगा, अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। आणविकता क्या होती है, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक क्रिया प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या क्या कहलाएगी, अभिक्रिया की आणविकता कहलाएगी। यानी प्राथमिक पद में, प्राथमिक अभिक्रिया लिखेंगे, प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या ये क्या कहलाएगी, अभिक्रिया की आणविकता कहलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, अभिक्रिया की कोटि क्या है, पूरा एक्सपेरिमेंटल है, और आणविकता क्या है, ये सैद्धांतिक है, यानी ये जो है प्रयोगों पर आधारित है, और किसी भी रासायनिक समीकरण को देख करके हम उसकी आणविकता को बता सकते हैं, लेकिन कोटि के बारे में नहीं बता सकते क्योंकि प्रयोगों पर आधारित होती है। तो ये क्या है, प्रायोगिक मान है। ये प्रायोगिक कैसा हो गया, सैद्धांतिक हो गया। अभिक्रिया की कोटि का जो मान है वो क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है, और ऋणात्मक भी हो सकता है। लेकिन क्या आणविकता हो सकती है,
आणविकता शून्य नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें कोई अणु पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, आणविकता भी जो कभी भी शून्य नहीं हो सकती। आणविकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता तथा भिन्नात्मक भी नहीं हो सकता। हमेशा क्या होगा, होल नंबर होगा, 1 2 3 इस टाइप से होगा, 1/2 3/2 इस टाइप से नहीं होगा। तो आणविकता कोटि का मान शून्य हो सकता है, ये कभी भी शून्य नहीं हो सकता। फोर्थ है, अभिक्रिया की कोटि का मान ऋणात्मक या भिन्नात्मक हो सकता है, ये कभी भी नहीं होता। ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं हो सकता। 5वां पॉइंट है, अभिक्रिया की कोटि का जो मान है ये कभी भी उसकी आणविकता से अधिक नहीं हो सकता, यानी आणविकता के या तो बराबर होगा या उससे कम होगा। इसी तरह से अभिक्रिया की जो आणविकता होगी वो हमेशा उससे भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या के बराबर होगी। आणविकता का मान जितने अणु उसमें भाग लेते हैं उससे कम नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। Okay, thanks.